हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल फूड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार वैकेंसियां आ रही हैं, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज तो निकाली ही जाएंगी। और उसी क्रम में इसरो ने भी अपना एडवर्टाइजमेंट आज 10 तारीख को जो है पब्लिश कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट नहीं है, कई सारी पोस्ट हैं जिसमें आप हाई स्कूल हो या फिर आप डिप्लोमा वाले हों या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, एमएससी जो नॉन टेक्निकल डिग्रीज हैं लाइक बीएससी, एमएससी, वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी पोस्ट दी गई हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी पोस्ट है, उसकी एज लिमिट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी पैकेज क्या है। और बाय द वे इसरो की वैकेंसी है तो सैलरी एंड पैकेज तो अच्छी होती ही हैं और अच्छी हैं भी। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका यहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें डिसिप्लिन है, मैकाट्रॉनिक्स का जो डिसिप्लिन है, इसमें आप सब यहाँ पे मैं आपसे अभी केवल और केवल क्वालिफिकेशन की बात करूँगा। और बाकी ये मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सब मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। तो मैकाट्रॉनिक्स का है, मैकाट्रॉनिक्स में आपको एमई या एमटेक होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से आपका जो है ये मटेरियल साइंस का है, मटेरियल साइंस में भी आपको एमई या एमटेक होना चाहिए या एमएससी इंजीनियरिंग भी चल सकता है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चल सकती है। ठीक है, डिग्री किस में चलेगी, ये आपकी मटेरियल इंजीनियरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस दी हैं, इनको आप देख सकते हैं। और फिर आपका आता है मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स में एमएससी होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और फिर आपका आता है फिजिक्स, फिजिक्स में भी आपका एमएससी चलेगा और उसके इक्विवेलेंट आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हाँ, इसके बाद आपका पोस्ट आता है टेक्नीशियन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे जो है क्वालिफिकेशंस के लिए ये पोस्ट निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें टेक्नीशियन वाली अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें टेक्नीशियन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल होना चाहिए और साथ में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में है। जैसे यहाँ पर डिसिप्लिन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, मैकेनिक कंज्यूमर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसकी टोटल 63 वैकेंसीज हैं। और इसमें से क्या है कि आपको हाई स्कूल मतलब एसएससी मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं इसको, एसएससी। और ये आपका मतलब वो ऑब्लिक करके देखिए दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल। और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और आईटीआई वो भी एनसीबीटी से। ठीक है, एनसीबीटी से आईटीआई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो आपका पोस्ट है उसी के सिमिलर आपकी उसी ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की है, इसकी 13 पोस्ट हैं। ठीक है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई। फिर ये फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी की है, इसकी 5 पोस्ट हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई स्कूल प्लस आईटीआई, एनसीबीटी, सब ये ध्यान रखिएगा, एनसीबीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर आपका फिटर है, फिटर का आईटीआई प्लस हाई स्कूल प्लस आईटीआई। और फिर आपका प्लम्बर, प्लम्बर में क्या है, वही हाई स्कूल प्लस आईटीआई प्लम्बर ट्रेड में। फिर आरएसी का है इसी तरह से आईटीआई प्लस आरएसी, आरएसी में आईटीआई प्लस हाई स्कूल। टर्नर का हाई स्कूल प्लस आईटीआई टर्नर में। कारपेंटर का भी टर्नर में। मोटर व्हीकल मैकेनिक्स का, इसकी 2 पोस्ट हैं, इसमें भी आपको हाई स्कूल और प्लस आईटीआई इन मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड में एनसीबीटी द्वारा। ठीक है, और फिर आपका मशीनिस्ट आता है। मतलब ये मोटर व्हीकल जो बताया मैंने, मोटर व्हीकल मैकेनिक्स का जो पोस्ट है उसके लिए मोटर व्हीकल में ही आपकी आईटीआई होनी चाहिए। और कारपेंटर के लिए कारपेंटर वाले में, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट वाले में और बेल्डर के लिए बेल्डर वाले में। कारपेंटर की 3 पोस्ट, मोटर व्हीकल की 2 पोस्ट, मशीनिस्ट की 5 पोस्ट और बेल्डर की 2 पोस्ट हैं। फिर हम बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन की। ये भी आपका ड्राफ्ट्समैन जो है वो टेक्नीशियन वाली ही कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ड्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं तो एक तो मैकेनिकल ट्रेड से होता है आईटीआई और एक सिविल से होता है, तो इनको ड्राफ्ट्समैन बोला जाता है। तो ड्राफ्ट्समैन जो है मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में आईटीआई और सिविल वालों के लिए सिविल में आईटीआई होनी चाहिए। मैकेनिकल की 11 पोस्ट और सिविल की 5 पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट मतलब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा है। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपको डिप्लोमा आपकी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसकी 28 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस में ही आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए और इसकी पोस्ट है 6। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और इसकी पोस्ट है 5। सिविल के लिए सिविल में डिप्लोमा, इसकी पोस्ट कितनी है,
4 पोस्ट हैं। मैकेनिकल के लिए 12 पोस्ट हैं और इसका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर आपका पोस्ट आता है ये साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो साइंटिफिक असिस्टेंट जैसा कि आपको पता है तो ये आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए इसमें जो है ग्रेजुएशन मांगता है, बीएससी वगैरह मांगता है। जैसे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री की 2 पोस्ट हैं, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएससी में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्लास ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से फिजिक्स में फर्स्ट क्लास बीएससी फिजिक्स 2 पोस्ट, एनिमेशन मल्टीमीडिया में फर्स्ट क्लास बीएससी इन एनिमेशन मल्टीमीडिया फर्स्ट क्लास 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इसका भी फर्स्ट क्लास बीएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर आता है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट में एक ही पोस्ट है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के साथ फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर आपका अगला पोस्ट आता है कुक। तो कुक वाली पोस्ट बताया नहीं, वो ऊपर से ग्रेजुएशन हो गया फिर डिप्लोमा हो गया, अब आपका ओनली हाई स्कूल आता है। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, केवल हाई स्कूल किया है, तो आपके लिए भी पोस्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी बनती है। जैसे यहाँ पे अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है और आपके पास 5 साल का कोई भी प्राइवेट हो, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। ठीक है, उसमें आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उससे 5 साल के एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट अगर होल्ड करते हैं आप, तो आप आराम से इसके लिए भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और इसी तरह से फायरमैन का है। फायरमैन में भी आपके पास केवल केवल हाई स्कूल जो है पास आउट होना चाहिए। और उसके बाद में जो इस फायरमैन के लिए एक अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। अगर वो आपके पास है तो आप फायरमैन के लिए भी भर सकते हैं। फिर आता है आपका ड्राइवर वाली पोस्ट, ये भी हाई स्कूल वाली ही है। ठीक है, लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर। लाइट व्हीकल की 6 पोस्ट हैं, हैवी व्हीकल की 2 पोस्ट हैं। तो लाइट व्हीकल के लिए क्या है, आपका हाई स्कूल होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, और 3 साल का आपका लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइवर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो मतलब है कि आपके पास वैलिड एलवीडी लाइसेंस होना ही चाहिए। ठीक है, और एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट कर्नाटका स्टेट शुड बी मेट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। ठीक है, पोस्ट की ज्वाइनिंग के 3 मंथ के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट आपको कर्नाटका एक्ट के तहत जो है फुलफिल करनी होगी। और टोटल प्रेस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब जो ये 3 साल का एक्सपीरियंस दिया है वो आपके लाइसेंस प्राप्त करने के बाद होना चाहिए, 3 साल का। ऐसा नहीं कि आपने पहले ही एक्सपीरियंस ले लिया है और आपका लाइसेंस बाद में बना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राइवेट से नहीं चलेगा, केवल और केवल सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई रजिस्टर्ड या कंपनी हो या सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो। ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, मतलब कोई फर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से किसी के यहाँ से कर लिया और उनसे आपने सर्टिफिकेट ले लिया, ऐसा नहीं। बहुत सारे फ्रॉड आपको देते रहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सब नहीं चलेगा। और कैंडिडेट शुड प्रोसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस बैच एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ये सारी जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्राइटेरिया है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट करने की जो लास्ट डेट है उसके पहले फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर आपका हैवी व्हीकल ड्राइवर का भी है, सेम है। ठीक है, और बस यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो 3 साल का एक्सपीरियंस है लाइट व्हीकल में, यहाँ पे आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स एज हैवी व्हीकल ड्राइवर एंड द बैलेंस्ड पीरियड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल। समझे आप? 3 साल का एटलीस्ट आपका हैवी व्हीकल ड्राइवर का होना ही चाहिए। ठीक है, और उसमें से 2 साल का आपका लाइट व्हीकल का, बाकी सब सेम है। और इसके बाद हम बात करते हैं पे अलाउंसेज एंड एज लिमिट की। यहाँ पे अगर हम पे एंड अलाउंसेज की बात करें और एज लिमिट की बात करें, तो जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, उसमें जो साइंटिस्ट या इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम, देखो लोअर लिमिट तो आपको पता ही है कि 18 साल होता ही है, लेकिन जो आपकी अपर लिमिट है वो साइंटिस्ट या इंजीनियर की जो पोस्ट कोड 1 और 2 वाली है उसमें आपकी 30 साल है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पोस्ट कोड जो 1 और 2 है। ये पोस्ट कोड 1 और 2, ये वाली पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2, इसके लिए आपकी 30 साल है। क्यों? क्योंकि इसमें मास्टर्स हैं। ठीक है, ये आपका एमटेक वाली है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। हाँ, इसके बाद आपका जो पोस्ट कोड 3 और 4 है, इसके लिए एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 28 है। और ये दोनों पोस्ट लेवल 10 की है। लेवल 10 मतलब 5400 ग्रेड पे माना जाता है। इसकी जो बेसिक है 56,100 है। ठीक है, और इसके साथ आपको एचआरए हुआ, ठीक है,
और डीए हुआ, ठीक है, बाकी अदर जो पर्क्स होते हैं इसरो के, वो सारे आपको ऐड ऑन होके मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट में जो पोस्ट कोड है 18, 19, 20, 21, 22, और साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये तीनों के तीनों पोस्ट जो है वो आपकी, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 35 ईयर, ठीक है, 35 साल है। और इसका लेवल 7 में आता है, मतलब इसको बोलते हैं हम 4600 ग्रेड पे में, अगर हम वैसे बोलें तो 4600 ग्रेड पे की जॉब बोलते हैं। इसका जो बेसिक है 44,900 है। बाकी सेम पर्क्स जो बाकी सबको मिलता है वही यहाँ पे भी मिलेगा। टेक्नीशियन बी की पोस्ट की बात करें, ठीक है, तो जितनी भी टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल, लेवल 3 की पोस्ट मानी जाती है, 21,700 इसका बेसिक। और ड्राफ्ट्समैन वाला भी टेक्नीशियन के ग्रेड में आता है, मैंने बता ही दिया था आपको, सिविल और मैकेनिकल वाला। इसके बाद आता है आपका फायरमैन वाला, फायरमैन और कुक। फायरमैन, कुक और ये ड्राइवर वाली तीनों पोस्ट जो है वो आपकी आती है लेवल 2 में। इनका जो बेसिक होता है 19,900 होता है, ठीक है। लेकिन जो फायरमैन वाली पोस्ट है उसके लिए अपर एज लिमिट 25 साल है। बाकी जो आपका ड्राइवर और कुक वाला है इसकी अपर एज लिमिट 35 साल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका ये, हाँ, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए वही है, ये वाली वेबसाइट जो है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 1 मार्च इसका लास्ट डेट है, 11:55 तक, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, कि हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसरो में, तो आप वहाँ से परमिशन ले लीजिए। क्योंकि अगर आपने एग्जाम पास कर लिया और आप स्किल टेस्ट में पहुँचते हैं या इंटरव्यू में पहुँचते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और टीए विल नॉट बी अलाउड, ठीक है, विल नॉट बी पेड, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस पेड नहीं किया जाता है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर तो आपको मस्ट है। बाकी जिन्होंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या रिजर्वेशन वो अवेल कर रहे हैं, उसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो आपका जो साइंटिस्ट वाली पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसके लिए जो आपको पे करना पड़ेगा, 750 पे करना पड़ेगा, उसमें से 250 आपका कटेगा। और जब आप रिटर्न टेस्ट दे देंगे, उस देने के बाद में आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपये वो वापस आ जाएगी। और इसी तरह से आपकी टेक्नीशियन वाले में है, तो टेक्नीशियन वाला मतलब कुक वाला और ड्राइवर वाला बाकी जो पोस्ट है उनमें 500 रुपये आपको फीस लगेगा, और 100 रुपये आपका कट के रिटर्न के बाद आपकी बाकी 400 रुपये वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड में पेमेंट नहीं होगा, इसलिए आप फ्रॉड से बचेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि अगर आपने कई सारे, ठीक है, कई सारे एप्लीकेशंस भर दिए हैं कई सारी कैटेगरी में, तो आपने जो लास्ट में फॉर्म भरा है आपका वही फॉर्म कंसीडर होगा, बाकी सब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर दिया है, तो आपने जो फॉर्म लास्ट में भरा होगा, सबसे लास्ट में, वही फॉर्म आपका, ठीक है, हैज बीन रिसीव्ड विद इन द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ओनली बी कंसीडर, वही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंटिस्ट और इंजीनियर वाले में, एमई एंड टेक बेस्ड में, तो इसका जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें 2 मोड है। एक तो है आपका रिटर्न, फिर आपका इंटरव्यू। रिटर्न में आपकी जो 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये एमई और एमटेक वाला है, ठीक है। पार्ट ए में आपके 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 60 मार्क्स से होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपके डिसिप्लिन से होगा, जो आपकी ब्रांच है। दूसरी होती है आपकी 20 मार्क्स के, आपके जो है एबिलिटी टेस्ट, मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, और 20 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। और ये कितने क्वेश्चंस, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो अपना किस तरह से डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द टफनेस बाय द एक्सपर्ट, ये कितने क्वेश्चंस होंगे। बाकी 3 पार्ट में ये एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर आप एमएससी वाली बात करें, साइंटिस्ट इंजीनियर वाली जो एमएससी बेस्ड है, उसमें जो रिटन टेस्ट है उसमें केवल 2 पार्ट होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ठीक है। आपके एरिया वाइज 80 मार्क्स का आपका जो है वो एरिया वाइज डिसिप्लिन का होगा, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर होगा एक क्वेश्चन का, ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और पार्ट बी में वही एप्टीट्यूड होगा 20 मार्क्स का, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये पास क्राइटेरिया है, इसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है वो ये इन सब चीज़ों पे आप फोकस करता नहीं है, क्योंकि उसे सिलेक्शन लेना है तो उसे तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने ही है, क्वालिफाई करने ना करने से कोई बात बनती नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेक्नीशियन की, ड्राफ्ट्समैन की। टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें जो है
केवल और केवल आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के ही मार्क्स आपके जो है वो मेरिट में यूज किए जाएंगे। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, 100 नंबर का होगा लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और जो रिटन टेस्ट है उसमें 80 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 1.5 घंटा में 90 मिनट का। इसमें ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स और अनरिजर्व कैंडिडेट मतलब रिजर्व कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग है इसलिए मैंने इसको बताया है कि जो इसमें क्राइटेरिया है इतना लाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ स्किल टेस्ट में आपका 1:5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे बच्चे स्किल टेस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। और फिर आता है आपका जो ड्राइवर वाली पोस्ट है उसमें आपका पार्ट ए टोटल इनका भी जो है टोटल आपका हाँ टोटल 4 पार्ट हैं। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे, वो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड होंगे 1988 के। ठीक है, एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम अमेंड हो रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, क्योंकि आपका ड्राइविंग का है तो जाहिर सी बात है कि मोटर व्हीकल एक्ट से ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन इसी के हो जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है लाइसेंसिंग है, आप ड्राइवर्स का रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल है, कंट्रोलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक है, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल है। ठीक है, मैंडेटरी साइंस, एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। 15 क्वेश्चन आपके 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके 10th लेवल मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे। उसके बाद आता है कुक का। कुक में आपका वही रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, 60 क्वेश्चन होंगे आपके रिटन टेस्ट में 1.5 घंटे में, 1 नंबर आपके क्वेश्चन के होंगे और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। फिर आपका फायरमैन में आपको ध्यान रखना है कि फायरमैन में रिटन टेस्ट के साथ आपका फिजिकल भी है और फिजिकल के बाद मेडिकल है। और फिजिकल में आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल 2 टाइप के होंगे, 2 स्टेज में होगा। एक तो है आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट स्टेज 1, सेकंड है आपका पीईटी स्टेज 2। ठीक है, जब आप दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो आपने रिटन में मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और इसके बाद ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो हम जो है इसके बाद बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी कि हाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट इंटरव्यू शुड प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2022 टू 2023। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आप 2023-24 में जा रहे हैं तो आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें इनकम जो है आपकी वो पिछले साल की होनी चाहिए। इसी में गड़बड़ होता है, अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और अपने यहाँ तहसील वगैरह से जो बनवाते हैं वो लेखपाल से गलती हो जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ बाकी फॉर्म की लास्ट डेट तो आपको बता ही दिया 1 मार्च 2024 से, तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए क्योंकि सर्वर बिजी होने लगता है, तो आप जल्द से जल्द जो है फॉर्म को भर दीजिए। आज से स्टार्ट हुआ है तो कोशिश कीजिए 1-2 दिन में ही फॉर्म जो है सबमिट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भरना ही है तो लेट भरने से क्या मतलब है, पहले ही भर दीजिए और पहले ही भर के छुट्टी लीजिए, उसके बाद में अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, और आगे अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके लिए मैं आपको जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, कोई जानकारी वगैरह चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।